हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका अपनी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे। वैदिक सभ्यता में अभी तक हम लोगों ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था पढ़ ली थी। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल जाने से पहले एक चीज़ बता दूं कि जो वैदिक काल का समय था वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व था। उसके बाद जो काल आता है जिसमें हमारे जो अन्य चीज़ें थी, वेद में ऋग्वेद के अलावा अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, आपके उपनिषद हो गए, आरण्यक हो गए, और जो भी रचनाएं रची गई थी उपनिषद टाइप की, वो सारी कहला आती हैं आपके उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, यह कहलाती है उत्तर वैदिक कालीन रचनाएं। ठीक है, तो उत्तर वैदिक कालीन की जो समय सीमा है वो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, अब इस अंदर बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जहाँ आर्यों का जो क्षेत्र था वो आपका पंजाब क्षेत्र था, जो सब सैंधव प्रदेश कहलाता था। लेकिन इस काल आते आते आर्यों के क्षेत्र में काफी हद तक वृद्धि हो चुकी थी। वृद्धि और बढ़ोतरी होने के साथ साथ उनका जो क्षेत्र था, मतलब जो उनका एरिया था, जहाँ का उनका साम्राज्य था, वो काफी फैल चुका था। मतलब काफी जगह वो विस्थापित हो चुके थे और उनका जो निवास क्षेत्र था सब सैंधव प्रदेश अर्थात पंजाब से बढ़कर वो अब आ गए थे कुरुक्षेत्र। जो कुरुक्षेत्र था वो दिल्ली व गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र पड़ता है, दिल्ली के अलावा गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था, वहां तक ये अपने आप को विस्तारित कर चुके थे या आर्यों का विस्तार हो चुका था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आर्यों का जब स्थापित हो चुके, काफी क्षेत्र में वृद्धि हो चुकी थी, तब जब उसके आखिरी समय की बात करते हैं, आखिरी समय का मतलब है 600 ईसा पूर्व के आसपास की तब बात करते हैं, तो जो राज्य आए थे सामने उस समय आर्य के दौर में, तो कौशल विदे अंग थे। ठीक है, ये जो आर्य क्षेत्र के बाहर थे लेकिन इनका संपर्क हो चुका था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं केंद्र बिंदु की, तो आर्यों का जो केंद्र बिंदु था, जहाँ वैदिक काल की बात करते हैं वो सब सैंधव प्रदेश था। वहीं आर्यों का जो केंद्र बिंदु था, क्षेत्र विस्तार तो आपका आ गया था, दिल्ली व गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र तक आ गया था विस्तार। लेकिन हम बात करते हैं इनका केंद्र बिंदु, जहाँ पे उन्होंने मुख्य कार्य किया या सारी संस्कृति का जो केंद्र बिंदु था वो आपका मध्य देश था, या मध्य देश या ब्रह्मण देश। जैसे कि पहले ही बता चुकी है, ब्रह्मण देश ऐसा क्षेत्र था जो सरस्वती और द्वादशी नदियों के बीच का जो क्षेत्र पड़ता था उसको ही हम लोग कहते थे मध्य देश या ब्रह्मण देश। ठीक है, और अगर बात करते हैं तो और भी राज्य अस्तित्व में आ चुके थे, जैसे कि आपका मांग हो गया, मगध हो गया। ये जो थे आर्य क्षेत्र के बाहर के राज्य थे या बाहर के देश थे, तो ये आर्य क्षेत्र से बाहर थे और इसका वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। और मित्रों, जैसा आगे बढ़ते हैं बताया था लास्ट वीडियो में भी कि आर्यों में कुछ वंश थे जिनका आपस में विलय होने से एक नए वंश की उत्पत्ति हुई थी। इनमें से दो प्रमुख थे, पहला था पुरु वंश और भरत वंश मिलकर, भरत और पुरु वंश मिलकर एक नए वंश की स्थापना की थी, वो कहलाया था कुरु वंश। और उसके बाद बात करते हैं दूसरे वंश की, तो किरीवी और तुर्वस, ये दो वंशों में आपस में विलय हो गया था और एक नया राज्य अस्तित्व में आया था, उसे कहते हैं पांचाल। ठीक है, तो पांचाल एक नया वंश सामने आया। ठीक है, इसके अलावा और बात करते हैं कि इसी पांचाल वंश की बात करें तो ये उत्तर वैदिक काल की समृद्धि का केंद्र बिंदु था। ठीक है, ये क्षेत्र सबसे ज्यादा समृद्धि का केंद्र बिंदु बन गया था उत्तर वैदिक काल में। इसके अलावा बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ है उसमें त्रिकुणार नामक एक पर्वत श्रृंखला का वर्णन मिलता है कि त्रिकुणार पर्वत श्रृंखला है, उसके विषय में बताया गया है। वहीं अगर तैत्तिरीय उपनिषद की बात करते हैं तो मैनाक और कौंच पर्वत है, मैनाक और कौंच पर्वत है, इनके विषय में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार अगर बात करते हैं तो नदियों की, तो सप्त ब्राह्मण में दो नदियों का उल्लेख आता है, एक आती है रीवा, दूसरी आती है सदानीरा। तो ये दो जो वो थी नदियां, इनका उल्लेख सप्त ब्राह्मण में आया है। ठीक है, और वहीं अथर्व की बात करते हैं तो मगध को व्रात की उपमा दी गई थी। ठीक है, अथर्ववेद में मगध को व्रात कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर राजनीतिक व्यवस्था की, तो राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो पहले की चूंकि जानते हैं, पहले बताया गया था कि आर्यों का जो प्रारंभिक जीवन था वो कबीलाई समाज पर आधारित था, मतलब कबीलों बटा हुआ था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर वैदिक आते आते जो कबीले का रूप था उसका रूप विकराल हो गया था, वृद्ध हो गया था।
ठीक है। अब जो कबीले का शासक होता था वो कबीले का ना रह के उसका क्षेत्र विस्तार हो गया था, अब वो प्रदेश का हो गया था शासक, ठीक है। और राज शब्द जो उस समय कबीले के रूप में प्रयुक्त होता, इस समय खुलकर सामने आया और ये प्रदेश का सूचक बन गया राष्ट्र, ठीक है, एक प्रदेश का सूचक। आगे चलते हैं, अगर बात करते हैं पांचाल की, तो अभी जैसे मैंने बताया कि जो पांचाल था करीबी और तुर्गस वंश मिलकर एक नया वंश बनाया पांचाल, और ये पांचाल जो वंश था उस समय सर्वाधिक विकसित राज्य के रूप में सामने आया। मतलब जितना विकसित ये था उत्तर वैदिक काल में कोई भी राज्य विकसित नहीं था, ठीक है। अब एक बात और बात करते हैं कि प्रतिनिधि, जैसे बात बताया कि जो प्रतिनिधि राजतंत्र था, मतलब पहले हमने कहा जाए तो राजतंत्री अस्तित्व में था, लेकिन अगर बात करें तो कुछ जगह पे प्रजातंत्र का भी अस्तित्व आता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं पांचाल की, तो पांचाल को ही जैसे बताया था सर्वाधिक विकसित राज्य के रूप में वर्णन किया गया है, और ये वैदिक सभ्यता का या उत्तर वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करता था। कौन सा प्रदेश? पांचाल प्रदेश, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि उस समय राजतंत्र मुख्यतः आधार था, लेकिन कहीं कहीं गणराज्य का भी अस्तित्व सामने आता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं तो उत्तर वैदिक आते आते राजाओं की जो उत्पत्ति थी या राजाओं की उत्पत्ति के संबंधित जो चीज थी वो पिछले हो चुकी थी, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है, कि राजा की उत्पत्ति दैवी की कृपा से हुई है, और इसका वर्णन हमको ऐत्रेय ब्राह्मण मिलता है। इसमें राजा की दैवी उत्पत्ति की व्याख्या बहुत अच्छे से की गई है, ठीक है। और बात करते हैं अगर उपनिषदों की, तो उपनिषद में कुछ ऐसे राजाओं का भी वर्णन मिलता जो क्षत्रिय तो थे ही थे, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान की बदौलत ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और अध्यात्म चिंतन से जुड़ गए। उस समय के प्रमुख जो राजा थे उनमें सबसे पहले आप बात करते हैं विदेह के जनक थे, जो अपने ब्रह्म ज्ञान और आध्यात्म चिंतन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। उसके बाद बात करते हैं कैकेयी के अश्वपति, फिर उसके बाद काशी के अजातशत्रु, पांचाल के प्रवर्धन जावाली। ये सभी राजा जो थे वो अपने ब्रह्म ज्ञान और आध्यात्म चिंतन के लिए बहुत ही विख्यात थे, ठीक है। इसमें थे जो विदेह के जनक थे प्रमुख स्थान रखते थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, इस समय तक आते आके मित्रों चीज वही थी, राज्य व्यवस्था में सभा और समिति अस्तित्व में था, और जैसे कि मैंने सभा और समिति के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि सभा जो उस समय होती थी जनश्रेष्ठ थी, इसमें जो व्यक्ति होते थे श्रेष्ठ होते थे या सम्भ्रांत परिवार के होते या कुलीन वर्ग के होते थे, उनकी जो आयु होती थी 50 से 70 के बीच में होती थी, ठीक है। और ये श्रेष्ठ जनों की समिति थी। दूसरे नंबर पर बात करते हैं समिति की, तो ये मुख्य निर्णय लेने में सबसे महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाती थी, और ये सामान्य जनसभा भी थी, और ये केंद्रीय संस्था का प्रमुख कार्य करती थी, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता होती थी इस समय राजा स्वयं करता था, और राजा को जैसे कि वैदिक सभ्य में था, इसकी जो अध्यक्षता करने वाले को हम लोग कहते थे ईशान, तो राजा को भी अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ईशानी कहा गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक बहुत अच्छी बात इसमें यह आ जाती है कि जहाँ हम लोग वैदिक काल की बात करते हैं तो सभा, समिति और विदत, तीन चीजों का वर्णन किया गया है, लेकिन उत्तर वैदिक आते आते विदत का विलोपन हो चुका था। मतलब विदत नामक जो सबसे प्राचीन राजनीतिक इकाई थी उसका विलोपन हो गया था। इसके संदर्भ में अथर्ववेद में शोक भी जताया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं सभा की, तो सभा को नरिष्ठा कहा गया, अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है, ठीक है। इस काल में भी सबसे बड़ी बात हो जाती है, जैसे वैदिक काल की बात करते हैं मित्रों, तो राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी राजा की कोई स्थायी सेना नहीं बनी थी। जब भी उसको युद्ध की जरूरत पड़ती थी तो उसके जो सहयोगी थे वो अपनी क्षेत्रीय सेना का कलेक्शन या इकट्ठा करके राजा को सहयोग करते थे, ठीक है। अब एक चीज और बात करते हैं जैसे यज्ञों की। प्राचीन काल में अगर वैदिक सभ्यता की बात करते हैं मित्रों, तो यज्ञों का प्रचलन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यज्ञों का प्रचलन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया था। और एक स्थान पे जहाँ वैदिक काल की बात करते हैं वहाँ बलि दी जाती थी, लेकिन साग और जौ की। लेकिन अगर हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो यहाँ पे पशु बलि ने अपना स्थान ले लिया था और पशु बलि की यज्ञ में प्रधानता हो गई थी, ठीक है। अगर बात करते हैं यज्ञों की ही, तो यज्ञों की संख्या में वृद्धि हुई। इसमें बहुत सारे यज्ञ आ गए, जैसे राजसूय यज्ञ हो गया, वाजपेयी यज्ञ हो गया, या फिर आप बात करते हैं अग्निष्टोम यज्ञ हो गया, ठीक है, या अश्वमेध यज्ञ हो गया।
अगर इन सब यज्ञों की बात करते हैं मित्रों, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो यज्ञ होता था वो अश्वमेध यज्ञ होता था। ठीक है, अभी उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय यज्ञ की। तो राष्ट्रीय युग जो यज्ञ था वो तब किया जाता था जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता था, तो उस समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। और राजसूय यज्ञ करने का ये मतलब होता था कि राजा को दैवी शक्ति प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, इस प्रकार जनता को विश्वास दिलाया जाता था जैसे राजा का राजसूय युग हुआ और राजा अपनी गद्दी में बैठा, राजा रोहण हुआ उस व्यक्ति का, राजा का, तो उसको दैवी शक्ति प्राप्त हो चुकी है, ऐसा जनता को विश्वास दिलाया जाता था। ठीक है, और जब ये राज्याभिषेक हो जाता था, तो जैसा कि मैंने वैदिक काल में बताया था कि वैदिक काल में रत्नों की संख्या 12 थी। तो जैसे संपन्न यज्ञ होता था राष्ट्रीय यज्ञ का, तो उस यज्ञ के उपरांत जो राजा था प्रत्येक रत्नी के घर जाता था। ये उस समय की व्यवस्था थी। ठीक है, रीति रिवाज कह सकते हैं। उसके बाद जो आता है अश्वमेध यज्ञ, जो बहुत ही प्रसिद्ध और सर्वाधिक लोकप्रिय था। और जो अश्वमेध यज्ञ है मित्रों, वो शक्ति का घोतक था। इसका मतलब ये होता था जब कोई राजा अपना घोड़ा छोड़ देता था, तो वो जिस जिस क्षेत्र में जाता था तो उस क्षेत्र से गुजर जाता था। इसका मतलब है उस क्षेत्र के राजा ने, जिसने घोड़ा छोड़ा, उस राजा का मतलब वर्चस्व स्वीकार कर लिया या उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर कोई भी राजा अगर उसका घोड़ा पकड़ लेता था, इसका मतलब है कि जिस राजा ने उस घोड़े को पकड़ा है उसने चुनौती दी है उसको जिसने घोड़ा छोड़ा था। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करता हूँ, मुझसे युद्ध करो। युद्ध में अगर हार जाता था तो अधीनता स्वीकार कर ली जाती थी और घोड़ा फिर चलता जाता था जब तक उसका पूरा क्षेत्र कवर न हो जाए। इसका मतलब ये होता था अश्वमेध यज्ञ का कि राजा को चुनौती देने वाला है कि नहीं है। अगर कोई नहीं उसको घोड़े पकड़ता था, इसका मतलब है कि राजा का आदित्य उस क्षेत्र के सारे राजाओं ने स्वीकार कर लिया है। इसी संदर्भ में आपने रामायण में देखा होगा एक पार्ट, जब रामचंद्र जी वनवास से लौट आते हैं तो वो भी अश्वमेध यज्ञ करते हैं और अपना घोड़ा छोड़ देते हैं। तो इसी संदर्भ में बड़ी अच्छी कहानी होती है कि लव और कुश, जो कि माता सीता और प्रभु श्री राम के पुत्र होते हैं, वो जंगल में रहते हैं। जब उनका घोड़ा छोड़ा जाता है तो उन दोनों बालकों ने या लव कुश ने घोड़े को पकड़ लिया था और चुनौती दी थी। इस संदर्भ में काफी राजा जैसे रामचंद्र जी के भाई आते हैं, भरत आते हैं, शत्रुघ्न आते हैं, लक्ष्मण जी आते हैं, हनुमान जी अपनी दैवी शक्ति से परख लेते हैं कि वो श्री राम और माता सीता के पुत्र हैं। फिर भी वो भी चुपचाप रहते हैं, वो भी बंदी बना लिए जाते हैं। अंततः हार कर श्री राम को स्वयं आना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब बस इतना था कि घोड़े को पकड़ने का मतलब है कि उसके राज्य को चुनौती देना या उसकी शक्ति को चुनौती देना। ठीक है, आगे बात करते हैं वाजपेयी यज्ञ की। तो इसमें राजा रथों की दौड़ कराता था और राजा के सहयोगी द्वारा रथों को, जिसकी राजा के तर्फे से घोड़ा दौड़ता था, उसको विजित कराया जाता था, इसको विजयी कराया जाता था। ठीक है, और मुख्यतः ये जो यज्ञ था खान-पान से मित्र संबंधित था। ठीक है, आगे बात करते हैं अग्निष्टोम की। ये जो यज्ञ होता था इसमें सोम रस पिया जाता था और पशु बलि भी दी जाती थी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, जो भी अग्निष्टोम यज्ञ करता था उसको करने वाले याज्ञिक और उसकी पत्नी को, ठीक है याद रखिएगा, याज्ञिक और उसकी पत्नी को 1 साल तक उस यज्ञ को करने से पहले तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। ठीक है, आगे चलते मित्रों। याज्ञिक के बाद अग्निष्टोम के बाद आता है पंचमहायज्ञ। ये जो पंचमहायज्ञ थे वो गृहस्थ आर्यों को करने हेतु समर्पित थे। मतलब गृहस्थ आर्यों के हेतु ये यज्ञों का अनुष्ठान करना आवश्यक होता था। तो ये कौन कौन से 5 यज्ञ थे? पहला यज्ञ था आपका ब्रह्म या ऋषि यज्ञ, जो प्राचीन काल में ऋषि मुनि बालकों को शिक्षा देते थे और उनका भविष्य संभालते थे, उनको सही दिशा दिलाते थे, सही और गलत का ज्ञान का अंतर बताते थे। तो गुरु के प्रति अपनी भावना या कह सकते हैं आचरण या कह सकते हैं कि उनके प्रति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए, सम्मान व्यक्त करने के लिए जो यज्ञ कराया जाता था, गुरुओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उसे ही कहा जाता था ब्रह्म या ऋषि यज्ञ। ठीक है, दूसरे जो नंबर पे आता आपका है वो आ जाता देव यज्ञ। देवताओं के प्रति अर्चना करने हेतु, देवताओं के प्रति आदर सम्मान व्यक्त करने हेतु जो यज्ञ किया जाता था वो कहलाता था देव यज्ञ। इसमें हवन द्वारा देवताओं की अर्चना या स्तुति की जाती थी। ठीक है, अगले नंबर की बात करते हैं मित्रों, फिर आता है प्रत्ययज्ञ।
तो पिता के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जो यज्ञ कराया जाता था वो कहलाता है पितृयज्ञ। और पितृयज्ञ को पितरों के तर्पण द्वारा सम्मान दिया जाता था। ठीक है, इसमें पूर्वजों में पक्षों देखा होगा आपने, जब पितृपक्ष आते हैं तो कौवा विशेष रूप से भोजन के माध्यम से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती खिलाकर। ठीक है, आगे बात करते हैं नैरज्ञ या मनुष्य। इसमें अतिथि सरकार द्वारा इसमें अतिथियों का सत्कार किया जाता है और इस प्रकार ये नैरज्ञ या मनुष्य यज्ञ संपन्न होता है। अगर लास्ट में आता है भूत यज्ञ, तो ये यज्ञ समस्त पृथ्वी के जीवधारियों के प्रति कृतज्ञता या सम्मान साबित करने के लिए या सम्मान देने के हेतु जो यज्ञ किया जाता था वो कहलाता था भूत यज्ञ। ठीक है, इसमें कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, चींटी, इन सबको अन्न प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो ये 5 यज्ञ थे जो गृहस्थ आर्यों को करने पड़ते थे। इसके अलावा बात करते हैं सम्राट की। तो उस समय राजा ने पद धारण करने चालू कर दिए थे, पदवी धारण करनी चालू कर दी थी। इसी संबंध में बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विभिन्न राजाओं ने क्या क्या पदवी धारण की। सबसे पहले और एक चीज, और इस सबका वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित है, उनकी शासन प्रणाली के बारे में। उत्तर वैदिक काल की शासन प्रणाली है मित्रों, उसके विषय में वर्णन दे रखा है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मित्रों पूरब की। जो पूर्व का साम्राज्य था उसको कहते थे, क्षेत्र को साम्राज्य कहते थे, और इसके राजाओं को कहा जाता था सम्राट। तो जो पूर्व का क्षेत्र था उसको कहते थे सम्राट, और उसका जो राजा होता था वो सम्राट की पदवी धारण करता था। पश्चिम का क्षेत्र कहलाता था स्वराज, और इसमें जो राजा होता था वो स्वराट की पदवी धारण करता था। तीसरे नंबर पर बात करते हैं उत्तर की। तो उत्तर के क्षेत्र को वैराज्य कहा जाता था, और इसमें जो राजा पदवी धारण करता था वो कहलाती थी विराट। फिर जो दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण के राज्य को कहा जाता था भोज, और जो पदवी धारण करता था राजा वो कहलाता था भोज। ठीक है, फिर बात करते हैं मध्य देश की। तो मध्य देश के क्षेत्र को राज्य कहा जाता था, और जो राज्य था राजा हुआ करता था वो राजा की ही पदवी धारण करता था। ठीक है, और बात करते हैं करों की। तो अथर्ववेद में साफ साफ लिखा गया है कि कुल आय का 16वां भाग राजा को दे होता था। और उससे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात ये थी, जहाँ वैदिक काल की बात करते हैं, जो कर स्वैच्छिक होता था, जो राजा को अपनी इच्छा के साथ देना पड़ता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते इस कर को अनिवार्य कर दिया गया था कि आपको अब कर देना ही देना है। ठीक है, तो जहाँ वैदिक काल में कर स्वैच्छिक था, वहीं उत्तर वैदिक काल में आते थे मित्रों ये क्या हो गया, अनिवार्य हो गया। और बलि, शुक्ल, भाग ये कर के प्रमुख प्रकार थे, और इस समय भी मुद्रा का प्रमुख रूप से प्रचलन नहीं हुआ था, इसलिए ये वस्तु के रूप में दिया करते थे कर। ठीक है, वस्तु के रूप में ये कर प्रदान किए जाते थे। तो मित्रों ये आज का चैप्टर था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में अभी तक हम लोग पढ़ा उसके विषय में और उसकी राजनीतिक व्यवस्था के विषय में। ठीक है, अगली बार जब हम लोग पढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल में राजनीति के अलावा सामाजिक और उनकी आर्थिक कैसी व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए मित्रों इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।